तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी अपने बेटे की, रोमिल महेश इसका नाम है। उम्र अभी इस लड़के की 15 साल के आसपास है। और आपने इसका फ्यूचर जानना है, फ्यूचर कैसा होगा और आगे इस केस के अलावा इसके कौन से ग्रह अच्छे हैं, क्या ग्रह बुरे हैं, क्या उपाय करिए ये लड़का, ये आपने जानना है। और अभी आपने देखो जी मेरे से कुछ दिन पहले अपनी कुंडली बनाई है। मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर, और पहले घर से इस लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये चीज़ें देखेंगी। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का, पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र जानेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना वो घर देखना। और इन घरों से देखो जी और भी हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। जैसे मान लो 12वां घर है, अभी मैंने खर्चा बोला है कि खर्चे देखें, लेकिन खर्चे के अलावा हज़ारों चीज़ें और भी हैं। इस घर से विदेश यात्रा देखी जाती है, पैर देखे जाते हैं, आंखें देखी जाती है, सोना देखा जाता है, नींद देखी जाती है, सपने देखे जाते हैं। मतलब सभी घरों से हज़ारों चीज़ें हैं। तो हमने वो जो कुछ देखना वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं? अगर ये कुंडली में अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में है वहाँ पर भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पर अच्छे फल देते हैं। उच्च के ग्रहों को काफ़ी अच्छा माना गया है। इस लड़के की कुंडली में कोई ग्रह उच्च का नहीं बैठा। लेकिन अगर ये ग्रह सबसे ज़्यादा खराब फल कोई ग्रह देता है जब वो नीच का बैठा है। अब सवाल की लड़के की कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा है या नहीं? 4 ग्रह भाई नीच के बैठे हैं और ये एक बुरी बात है। कौन से 4 ग्रह हैं? मंगल नीच का बैठा है, केतु नीच का बैठा है, राहु नीच का है, चंद्रमा नीच का है। नीच के ग्रहों को बुरा माना गया है, तो 4 ग्रह नीच के बैठे हैं। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल नहीं देते। कुछ ग्रह इसके दुश्मन के घर में हैं। गुरु शनि घर में बैठा है और बुध शत्रु राशि में बैठा है, शुक्र भी शत्रु राशि में बैठा है। अगर ये ग्रह कुंडली में 3 ग्रह ऐसे हैं जिन घरों में ये बैठ के अच्छे फल नहीं देते, छठा, 8वां, 12वां, इन ग्रहों में भी बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। अब यहाँ पे छठे घर में गुरु बैठा है, 8वें घर में बुध शुक्र बैठा है। सीधी सी बात यह है कि इस लड़की की कुंडली मुझे ज़्यादा अच्छी भाई नहीं लगी। सीधी सी बात बस ये है। ज़्यादा इसके ग्रह खराब हैं। देखो कितने ग्रह नीच के बैठे हैं। जो दूसरे ग्रह हैं वो वैसे दुश्मन के घर में बैठे हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो छठे 8वें घर में बैठे हैं। तो ग्रह ज़्यादा खराब हैं। पूरा विस्तार में समझाऊंगा क्या करना है, कैसे सही किया जाए इनको। अभी जो 9 ग्रह हैं, जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे इसका मान लो कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे शनि चलो ठीक ठाक है। अब शनि क्या करेगा? उसने जो अच्छा फल देना है इसको देगा, हमेशा अच्छे फल देता रहेगा जो अच्छे फल देने हैं। और जो ग्रह इसके खराब हैं वो क्या करेंगे? हमेशा खराब फल देंगे, और वो खराब फल ज़्यादा देंगे अपनी दशा में। अब ये 9 ग्रहों का जो मैंने बोला है असर है जो दशा में बढ़ जाता है। अभी इन ग्रहों में से सबसे इसके ऊपर बड़ा असर है इस बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। 10 में चली है, पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, अभी 27 में जाके ख़त्म होगी। 8वां महीना 27 में ये ख़त्म हो जाएगी। अभी भी 2.5 साल की पड़ी है दशा। तो लड़के के ऊपर बड़ा अभी असर जो है वो बुध का है, ज़्यादा असर। और बाकी थोड़ा सा असर शनि का भी है जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 12वां महीना 24 यानी कि पिछले 2-3 महीने हो चुके हैं चली को, 2 महीने हुए हैं अभी। और ये अभी भी ये भी देखो 2.5 साल की भी पड़ी है शनि की जो छोटी दशा है। तो इन ग्रहों का वैसे इसके ऊपर ज़्यादा असर है। बाकी असर मैं फिर बोलूँगा सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा इन दोनों का है। अब पहले इसके मैं देखो जी जो ग्रह ज़्यादा खराब है, जैसे जो ग्रह नीच के हैं, पहले मैं नीच के ग्रहों को कवर करूँगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर राहु की बात करते हैं। तो पहले ये समझो चौथा घर जो है, ये चौथे घर में यहाँ पर राहु बैठा है। राहु कुंडली के चौथे घर में बैठा है। चौथा घर पहले समझो किसका है? चौथा घर जो है वो है इस लड़के की माता का घर है। माता कैसी होगी इसकी? इसके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर होंगे या नहीं, कैसे होंगे? चौथा घर देख के डिसाइड होगा। अब ये जो चौथे घर से मैंने चीज़ें बोली हैं, क्या क्या बोला है? माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें भाई चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला आपको मैंने बता ही रखा है कि घर का मालिक देखा जाता है। तो चौथे घर में नंबर लिखा है 9 है धनु राशि, मालिक है गुरु। हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा चौथे घर में राहु को भी देखना पड़ेगा जो कि आके बैठा है। पहले राहु की मैं बात करूँगा। अब जो राहु है देखो जी चौथे घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है ये है धनु राशि जो कि राहु की है नीच राशि।
मैंने आपको भी क्या बोला कि जो ग्रह नीच का है उसको अच्छा नहीं माना गया। तो राहु चौथे घर में नीच का बैठता है तो जहर सी बात है, राहु चौथे घर की हानि करेगा, चौथे घर को खराब करेगा। जैसे चौथा घर माता का, तो राहु इसको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब ये दिक्कतें माता को लेकर क्या आएंगी ये मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कत तो देगा। जहाँ तो माता बीमार कर देगा, या माता से बनेगी नहीं लड़की की, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, राहु इसको मकान को लेकर दिक्कतें देगा। वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ लाइफ में आएंगी। तो राहु ये दिक्कत इसको देगा, इसको मतलब माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी कोई भी दिक्कतें परेशानियाँ लाइफ में आएंगी। और वो दिक्कतें क्या आएंगी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन आएंगी ज़रूर इन चीज़ों को लेके। और ये खासकर दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में ज़्यादा, जब इसकी दशा चलेगी। और लेकिन यहाँ पे देखो जी, राहु एक थोड़ी सी एक और बात गौर से समझो। राहु मैंने बोला है चौथे घर बैठा है तो चौथे घर की करेगा हानि। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इसके चलत कुंडली में, खासकर 3 ग्रह ऐसे हैं चलत कुंडली में, वो दूसरे ग्रहों के फल ज़्यादा देंगे। मतलब राहु बैठा चौथे घर में जरूर है, लेकिन राहु को मैंने चलत कुंडली में देखा है, इसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो 5वें घर के ऊपर आ रहा है। मतलब बैठा चौथे घर में, लेकिन फल ज़्यादा 5वें घर के हिसाब से देगा। और 5वें घर के जो फल देगा वहाँ पे भी ये नीच राशि के हिसाब से देगा। और 5वां घर है इसकी पढ़ाई का, तो राहु इसकी थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। संतान का है, थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता। चौथे घर के भी फल अभी जो मैंने बोले हैं, चौथे घर के जो बुरे फल बोले थे कि इसको लड़के को माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, ये आएंगी ज़रूर, थोड़ी सी आएंगी, क्योंकि ये यहाँ से निकल के इस घर के ऊपर आ रहा है चलत कुंडली के हिसाब से। अगर इसी चौथे घर के फल देता, इस चौथे घर की हानि इसने बहुत ज़्यादा करनी थी, लेकिन चलत में 5वें घर के ऊपर आ चुका है, तो 5वें घर की हानि थोड़ी सी ज़्यादा कर देगा। पढ़ाई में दिक्कतें करा रही हैं, कारण राहु है। और ये राहु की दशा में मैंने बोला दिक्कतें बढ़ेंगी जब इसकी कभी छोटी बड़ी दशा चलेगी। और दृष्टियाँ भी होती हैं, अगर चौथे घर से देखा जाएगा 5वें यहाँ पे 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल चिंता कराएगा। 7वीं दृष्टि 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें, 12वें घर को शत्रु राशि खर्चे बढ़ा देगा। और भी अब सभी जो उपाय हैं एक बार आपको मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा क्या उपाय हैं, सभी ग्रह एक बार पहले मैं कवर कर दूं। और आपको मैंने अभी बोला था कि चौथे घर का जो मालक है गुरु है, उसको भी देखना है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है भाई छठे घर में, बुरी बात है। गुरु मतलब छठे घर में खराब घर में आके बैठा है, क्योंकि छठा घर है रोग, इसे रोग भाव कहते हैं। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी ठगी, ऐसी छठे घर से चीज़ें दिखते हैं। एक तो गुरु छठे घर में है, ऊपर से यहाँ पे जो 11 लिखा है शनि का घर है, शनि को अपना मानता है शत्रु। और गुरु को इस कुंडली में 2 केंद्रों का स्वामी है, केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा। मतलब गुरु इस कुंडली में चौथे घर का भी मालक है और ये 7वें घर का भी मालक है। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। तो गुरु से मतलब गुरु इस कुंडली में चौथा घर जो है माता मकान वाहन, उसके लिए चौथे घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा, राहु को भी देखना पड़ेगा। राहु तो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन चौथे घर के मालक गुरु की बात करें तो गुरु क्योंकि बैठा है छठा घर है रोग शत्रु कर्जा, मतलब चौथा घर है माता, माता आके बैठी है रोग। गुरु इसकी माता को रोगी बनाएगा, या फिर छठा घर शत्रु, माता शत्रु, थोड़ा बहुत माता से मनमुटाव होगा। और चौथा घर है मकान वाहन का, गुरु भी इसको मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा। और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 7वां घर जो कि है पत्नी का घर, पत्नी इसकी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में 12 लिखा है मीन राशि, मालक है गुरु, तो पत्नी के लिए देखा जाएगा गुरु को। और गुरु कहाँ बैठा है छठा घर रोग, मतलब पत्नी रोग के घर में आके बैठ चुकी, पत्नी को रोगी बनाना। या छठा घर शत्रु, पत्नी शत्रु मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े कराना, ये गुरु दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो जी वही बात फिर आ गई है, मैंने आपको भी क्या बोला कि गुरु कहाँ बैठा है छठे घर में। आपको भी दिख रहा होगा कि लड़के का गुरु जो है वो कुंडली के छठे घर में बैठा है। लेकिन अगर इसको भी चलित कुंडली में देखा जाए तो गुरु का भी जो बड़ा हिस्सा है वो जा रहा है 7वें घर के ऊपर। और ये एक अच्छी बात हो चुकी है, क्योंकि भाई अगर ये 7वें घर के ऊपर ना जाता बहुत ज़्यादा खराब फल देने थे, लेकिन ये जा चुका है 7वें घर के ऊपर। तो इसकी वजह से अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं वो मिलेंगे, थोड़े से मिलेंगे। जैसे मैंने बोला था गुरु पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी थोड़ी सी, मतलब थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, पत्नी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब होना, तो ज़्यादा नहीं कम हो चुकी वो चीज़। और गुरु जैसे मैंने बोला था चौथे घर को भी लिख के दिक्कत देगा कि माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें वो भी आएंगी थोड़ी सी, क्योंकि चलत में 7वें घर के ऊपर आ रहा है, एक अच्छी बात है। चलो अब लेकिन पत्नी घर में जो सूर्य बैठा है इसका भी देखना, इस पत्नी के लिए इसको भी देखना पड़ेगा। और सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालक है 12वें घर का,
और 12वां घर कुंडली में हानि का होता है, इस घर से हानि देखी जाती है, खर्चा। वैसे तो और भी चीज़ें हैं लेकिन इस घर को व्यय भाव कहते हैं, व्यय भाव मतलब व्यय। अब 12वें घर में लिखा है 5, सिंह राशि है, मालक इसका है सूर्य, मतलब 12वां घर खर्च का है, हानि का है, तो 12वें घर के मालक सूर्य को देख के डिसाइड होगा खर्च और हानि के बारे में। और सूर्य जाके बैठा है पत्नी घर में, मतलब 12वां घर खर्चा, देखो खर्चा उठ के चला गया पत्नी, और 12वां घर हानि, हानि जाके बैठी है पत्नी, मतलब सूर्य 12वें घर का मालक है और पत्नी घर में आके बैठा है। तो सूर्य इस लड़की को पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब ये दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, सूर्य भी दिखा रहा है कि दिक्कतें आएंगी कि पत्नी बीमार होगी या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, सूर्य भी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा पत्नी को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं फिर बोलूँगा सूर्य ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छी चीज़ें भी देगा, क्योंकि मित्र की राशि है और 7वीं दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है। ये लड़के को साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, कई चीज़ें अच्छी भी देगा। और ऐसे ही जो गुरु है, मैं फिर बोलूँगा गुरु मतलब क्योंकि चलत में यहाँ पे 7वें घर के ऊपर है, तो 7वें घर के साथ से गुरु भी लगन को देखेगा, गुरु भी इस लड़के को धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। और 7वें घर से 11वें घर को आमदनी लाभ, तीसरे घर को मेहनती साहसी, मतलब क्योंकि सभी चीज़ देखो जी कवर करनी मुश्किल है, तो इसलिए। और ऐसा कोई ग्रह नहीं होता जो कि बिल्कुल बुरे फल दे, और ऐसा कोई ग्रह नहीं जो बिल्कुल अच्छे फल दे। सभी ग्रह अच्छे फल भी देते हैं, कुछ बुरे फल भी देते हैं। कुछ कंडीशन होती है कि ग्रह ज़्यादा, कई बार खराब ज़्यादा होता है, अच्छे फल कम देते हैं। जैसे थोड़ा सा राहु जो है नीच का है तो थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा देगा ये। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पर बात करते हैं 10वें घर में बैठे केतु की। अब पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर इस लड़के के काम काज का है, जो काम काज ये करेगा, चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, 10वां घर है, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर पिता का भी है, 10वें घर से सरकारी नौकरी भी देखेंगे, जहाँ सरकार से कोई फ़ायदा होता है या नहीं, 10वां घर है। और 10वां घर है इसकी मान प्रतिष्ठा का, कि कितनी समाज में इसको मान प्रतिष्ठा मिलेगी या मान हानि होगी। अब 10वें घर में नंबर है 3 लिखा, 3 मिथुन राशि, मालक बुध है। तो भाई हमें बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। और बुध के अलावा 10वें घर में केतु बैठा है, उसको भी देखा जाएगा। अब केतु जो है 10वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है, तो क्या होगा, केतु 10वें घर की हानि कर देगा। 10वें घर में उच्च का बैठा होता है, 10वें घर का अच्छा करता है। अब 10वें घर में नीच का, तो 10वें घर की हानि करेगा, 10वें घर को खराब कर देगा। 10वां घर किसका है, काम काज, तो केतु इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आना, पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि कर देगा इसको। अब केतु भी देखो जी, मैंने देखा है कि 10वें घर में बैठे, आपको भी दिख रहा है 10वें घर में बैठे, लेकिन इसका भी चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा है 11वें घर के ऊपर। मतलब केतु ज़्यादा एक्टिविट जो रिजल्ट देगा, जो फल देगा, वो 11वें घर के हिसाब से देगा। और 11वें घर के ऐसा नहीं कि 11वें घर में यहाँ पे कर्क राशि में चला जाएगा, रहेगा मिथुन राशि में नीच का, तो 11वें घर की भी थोड़ी सी हानि करेगा। 11वां घर है आमदनी लाभ, इन चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, लाभ में कमी होगी। मतलब 10वें घर के फल देगा, कम देगा। जो भी मैंने बुरे फल बोले थे, क्या बोले थे कि 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, ये चीज़ें आएंगी कम, क्योंकि ये इस घर से निकल के उस घर के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे केतु के उपाय जरूरी हैं भाई। अब 10वें घर का मालक बुध भी देखना पड़ेगा, और बुध कहाँ बैठा है, वो भी 8वें घर में बैठा है। मैंने पहले बोला था 6ठा, 8वां, 12वां, ये है त्रिक भाव, और बैठा भी यहाँ पे बुध घर में है, मंगल घर में बैठा है। बुध की अगर बात की जाए, बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो बुध का घर है ये 10वें घर में जो 3 लिखा है मालक बुध, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो बुध भी मतलब काम काज में दिक्कतें आना, थोड़ी बहुत ही पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। और बुध इस कुंडली में पहले घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, 6 है, कन्या राशि, मालक बुध है। पहला घर लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। तो शरीर अगर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, पहला घर और पहले घर का मालक बुध देखा जाएगा। और वो बैठा है 8वें घर में। 8वां घर है बीमारी का घर है ये, मतलब बुध रले मिले फल देगा। बुध एक शर्त पे ज़्यादा अच्छे फल देगा, वो शर्त अगर ये लड़का पूरी करता है, वो है ये घर से अगर दूर जाता है, जन्मभूमि से अगर दूर जाएगा, क्योंकि विदेश का भी घर है, शरीर विदेश के घर में बैठा है, जन्म काम का जो विदेश। बुध ही दिखा रहा है कि अगर लड़का घर से दूर जाता है फिर तो बुध अच्छे फल देगा, लेकिन अगर घर के आसपास रहेगा तो दिक्कतें आती रहेंगी लाइफ में। बुध की वजह से इसको काम काज में दिक्कतें आएंगी, इसकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, और वैसे भी बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस में दिक्कतें आएंगी। बुध के रोग इस लड़के को हो सकते हैं, अभी खासकर बुध की दशा भी चली हुई है, जैसे कोई त्वचा संबंधी दिक्कत आना, चमड़ी रोग हो गया, ऐसे बुध के जो रोग हैं वो उस लड़के को कोई ना कोई छोटा मोटा रोग हो सकता है।
तो यहाँ पे देखो जी, बुध का जब तक ये दशा है, बुध का एक तो पाठ है, बुध कवच का पाठ है, वो पढ़ लिया करें ताकि हेल्थ अच्छी रहे। बुध कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है, बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना किया करें लाइफ टाइम। गणेश जी का कोई ना कोई पाठ मंत्र आप किया करें। अब यहाँ पे देखो जी, बुध के साथ शुक्र भी बैठा है। शुक्र इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है। एक तो शुक्र का घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, कहाँ पे साथ देगा। 9वां घर, 9वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा है, 8वें घर में। एक तो खराब घर है, ऊपर से यहाँ पे मंगल का घर है, मंगल को अपना मानता है शत्रु। लेकिन चलो यहाँ पे अच्छी बात है कि बुध शुक्र के साथ बैठा, दोनों आपस में दोस्त हैं। कुछ मात्रा में यहाँ पे लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है, लेकिन ये थोड़े से राहु से पीड़ित भी हैं। अब शुक्र भाग्यश है और 9वें घर को पहला घर माने, 1 2 ऐसे करके 9वें घर से 12वें घर में आके बैठा है। और 12वां घर विदेश का भी होता है, मतलब भाग्य विदेश। बुध शुक्र ही दिखा रहा है कि लड़के को वैसे तो बना है भाग्य भंग योग कि शुक्र की वजह से इसका भाग्य साथ नहीं देगा। अगर भाग्य साथ देगा तो विदेश में जाके, विदेश का मतलब है जन्मभूमि से दूर जाके, जो उसकी जन्मभूमि, जैसे आपने ये लिखा रखा है कोल्हापुर महाराष्ट्र में लिखा रखा है। अगर ये वहाँ से दूर जाता है, वहाँ से दूर मतलब चाहे कोई दूसरी कंट्री में चला जाए, दूसरी कंट्री भी नहीं छोड़ो, चलो अपने ही देश में, मतलब वहाँ से कहीं चंडीगढ़ चला जाए, कहीं दिल्ली चला जाए, मतलब जितना दूर जाएगा उतना फ़ायदा भी होगा। शुक्र ही दिखा रहा है। अब शुक्र इस कुंडली में घोर घर का मालक है, वो है दूसरा घर। और दूसरा घर है लड़के के धन जोड़ने का घर, धन जोड़ना दूसरा घर। दूसरे घर में 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र। और शुक्र की वजह से बना है धनहीन योग। इसको धन को भी लिख के दिक्कतें आएंगी, लेकिन धन चला गया विदेश के घर में। शुक्र ये भी दिखा रही है अगर ये घर से दूर जाएगा तो वहाँ से इसको धन आएगा। मतलब शुक्र अगर ये घर के आसपास रहेगा फिर तो इसके भाग्य की हानि होगी, धन संबंधी चिंता होगी, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर घर से दूर चला गया तो भाग्य साथ देगा, धन भी आएगा लाइफ में। शुक्र ही दिखा रहा है। अब हमने इसका भी देखो जी, राहु देखा है नीच का बैठा, केतु देख चुके हैं, गुरु सूर्य भी देख चुके हैं, बुध शुक्र भी। और अब इसके बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे शनि की मैं बात करता हूँ, जिसकी अभी दशा भी इसके ऊपर चली हुई है पिछले 2 महीने से। शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, और वो 2 घर हैं। एक तो शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का, और 5वें घर से इस लड़की की संतान देखी जाएगी, पढ़ाई देखी जाएगी, बुद्धि देखी जाएगी। और फार्मूला है, घर का मालक देखा जाए तो 5वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि मालक है शनि। और ये चीज़ें देखेंगे शनि से। और शनि इस कुंडली में बैठा है पहले घर में, और वहाँ पे बुध का घर है, जो कि है शनि बुध को अपना मित्र मानता है। और शनि इस कुंडली में योग कारक भी है। कुछ ग्रह देखो जी योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। मार्केश ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। शनि योग कारक भी है और गर्मी में अच्छे बैठा है, एक घर का त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र में बैठा है। लेकिन शनि 6ठे घर का भी मालक है। अब देखो शनि, मैंने बोला 5वां घर संतान, संतान सर के ऊपर। शनि ये दिखा रहा है इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का है, शनि इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, इंग्लिश भाषा का जानकार बनाएगा। 5वां घर बुद्धि का है, इसको बुद्धिमान बनाएगा, संतान से अच्छी बनेगी। और शनि से 6ठे घर का भी मालक है। वैसे 6ठे घर में जो 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि। और शनि थोड़ा सा क्रूर है। शनि के गुण भी इस लड़के में पाए जाएंगे। जैसे शनि न्याय का कारक है, ये लड़का ईमानदार होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन शनि थोड़ा सा क्रूर है, तो लड़का क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, गुस्से वाला भी थोड़ा सा होगा। वैसे ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा ही। मतलब शनि तो तकरीबन चलो इसका ठीक ठाक है। दृष्टि में है इसकी तीसरी, यहाँ पे मेहनती सासी, पत्नी घर को देख रहा है, विवाह में देरी होना, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। लेकिन मैंने बोला था 5वें घर के ऊपर राहु आ रहा है, राहु का हिस्सा भी 5वें घर के ऊपर है। राहु भी अपना थोड़ा सा असर देगा कि पढ़ाई में दिक्कतें आना, संतान संबंधी चिंता होना, क्योंकि राहु चलते में 5वें घर के ऊपर आ रहा है। बाकी 5वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की। मंगल बैठा है 11वें घर में नीच का, लेकिन मंगल 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है। और 5वें घर में जो 10 है, मकर राशि मंगल की है, उच्च राशि। मंगल भी 5वें घर का अच्छा कर देगा। मंगल की वजह से भी इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बना देगा। मंगल भी इसको बुद्धिमान बना देगा। बाकी मंगल बुरे फल भी देगा। मंगल की बात करूँ, बैठा है वो 11वें घर। पहले समझो 11वां घर किसका है। 11वां घर है लाभ का घर, इसे लाभ भाव कहते हैं। लाभ जो हमें जीवन में लाभ मिलते हैं वो इस घर से देखे जाते हैं। ये घर बड़े भाई बहनों का भी होता है, इच्छा पूर्ति का भी होता है, इनकम का होता है, मित्रों का होता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए तो 11वें घर में नंबर है 4 लिखा, 4 कर्क राशि है। मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा कि अच्छा है बुरा है, कहाँ बैठा है। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहाँ पे तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है, नीच का बैठा है। जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का होकर बैठ चुका है। यह है एक बुरी बात, क्योंकि नीच के घर मैंने आपको बोला अच्छे नहीं होते।
तो नीच का बैठा क्या करेगा, चंद्रमा इस 11वें घर को लेकर दिक्कत दे देगा। लाभ का मालिक नीच का बैठा, लाभ भंग जो बना है कि कामों में प्रॉपर लाभ इसको नहीं होगा, प्रॉपर इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। अगर कोई बड़ा भाई बहन या छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और भी चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक होता है, ये मन का कारक होता है, मानसिक चिंता होना, माता कारक का माता संबंधी दिक्कतें आना। अब ये बैठा तीसरे घर में, तीसरे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। मेहनत का घर है, पराक्रम का घर है, ज़्यादा मेहनत कर नहीं पाएगा, पराक्रम को लेकर दिक्कतें आना। लेकिन चंद्रमा का अच्छा फल देगा, मतलब इस घर की चंद्रमा कर रहा है हानि तीसरे घर की, और ये 11वें घर की भी हानि कर देगा क्योंकि 11वें घर का माल खुद है नीच का है। लेकिन चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। ये 9वां घर भाग्य, मतलब भाग्य के लिए अच्छा है वैसे चंद्रमा। देखो तीसरा अगर मेहनत है, मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है ये ज़्यादा मेहनत के बल पर तो आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसकी जो भाग्य है इसका, उसकी भाग्य की बदौलत फिर भी इसको लाइफ में चीज़ें मिलती जाएंगी किस्मत की बदौलत, और किस्मत को ज़्यादा मानेगा अभी। चंद्रमा ये दिखा रहा है 9वें घर को देख रहा है, मतलब भाग्य की बदौलत लगा लो, भाग्य ज़रा साथ देगा। धर्म का भी घर है, धर्म की बदौलत भी ये चीज़ें आगे मतलब प्राप्त कर लेगा जीवन में, धर्म का सहारा लेके। धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा। अब चंद्रमा के लिए क्या करना है, क्योंकि उपाय आपको मैं सभी ग्रहों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि उपाय यहाँ पे देखो जी ज़्यादा हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसे उपाय जरूरी हैं जो बताने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 11वें घर में जो मंगल है उसको भी देखना है, 11वें घर का मंगल अच्छा करेगा जब बुरा, और मंगल जो 11वें घर में बैठा है वहाँ पे वो भी नीच का बैठा है भाई। तो मंगल भी 11वें घर की हानि कर रहा है, लाभ के घर में नीच का बैठा है कि इसको लॉस होगा बहुत ज़्यादा। मंगल की खासकर दशा में इसका जो काम का जो बिजनेस होगा चलता चलता वो बार बंद करा सकता है, या लॉस होना, घाटा होना इस घर मंगल की वजह से। इनकम को लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना। और मंगल जिन घरों का मालक है वो है तीसरे घर का मालक, 8वें घर का मालक है, हेल्थ खराब कर देगा। मंगल वैसे अच्छा फल ये देगा, ये 5वें घर को देगा उच्च राशि। लेकिन यहाँ पे योग बना है, मंगल बैठा चंद्रमा घर में, चंद्रमा है मंगल घर में, ये वैसे स्थान परिवर्तन योग होता है। इसकी वजह से इन ग्रहों के जो बुरे फल हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन देखो मैं सभी ग्रह देख चुका हूँ, और मतलब इसको देखो जी, एक तो विवाह संबंधी भी दिक्कतें आने का कारण है 7वें घर में बैठा सूर्य है, क्योंकि वो 12वें घर का स्वामी है। 7वें घर का मालिक गुरु है तो 6ठे घर में, लेकिन चलते में वो आ रहा है 7वें घर के ऊपर। थोड़ा बहुत तो गुरु भी दिक्कतें देगा पत्नी संबंधी, लेकिन ज़्यादा नहीं। बाकी राहु बैठा चौथे घर में, चौथे घर की कर रहा था हानि ज़्यादा, लेकिन मैंने बोला चलते में वो 5वें घर के ऊपर आ रहा है तो चौथे घर की हानि करेगा, लेकिन थोड़ी सी करेगा। केतु 10वें घर की हानि कर रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा हानि करेगा 11वें घर की। और ऐसे राहु ज़्यादा हानि 5वें घर की करेगा, और मंगल जहाँ बैठा है उसी घर के फल देगा, इस घर की हानि करेगा। लेकिन मैंने बोला स्थान परिवर्तन जो हुआ है तो जब देखो जी ऐसे ग्रह खराब होते हैं, ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं तो 9 ग्रहों के को जो पाठ है वो पाठ है इनको पढ़ने चाहिए। जिसमें से एक तो इस लड़के को बोलूँगा, एक तो है ये नवग्रह कवच का पाठ पढ़े, इस सभी ग्रह इसके सही कर देगा। नवग्रह कवच, दूसरा है ये नवग्रह चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे, और तीसरा भी है नवग्रह स्रोत का पाठ पढ़ ले। तीनों पाठ तो पढ़े लाइफ टाइम, ये तो हो गए जरूरी कंपलसरी, ताकि सभी ग्रह अच्छे हों। अब इसके अलावा जो ग्रह जिन ग्रहों के पाठ जो जरूरी हैं वो क्या है, एक तो अब इसके ऊपर चल रही है शनि की अंतरदशा, 2 महीने हुए हैं, अभी 2.5 साल की पड़ी है। और एक डया चल रही, डया तो चलो अभी खत्म हो जाएगी मार्च में, लेकिन दशा अभी 2.5 साल की पड़ी है। क्योंकि जिसकी दशा होती है मैं उसका पाठ पूजा जरूर बोलता हूँ करो, ताकि वो दशा हमारी बिल्कुल अच्छी जाए। तो शनि की जब तक ये दशा है 2.5 साल की, इसको मैं बोलूँगा कि रात के समय बैठ के शनि चालीसा का ये लड़का पाठ पढ़ लिया करे। और वैसे भी इसकी कुंडली में इसके जो इष्ट देव हैं वो शनि देवता हैं। इसके वैसे इससे और भी ग्रह अच्छे होते हैं, राहु भी अच्छा होता है। और अगर टाइम लगे शनिवार को शनि मंदिर भी माथा टेकने जा सकता है। वैसे तो शनि इसका अच्छा ही, फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दशा और अच्छी जाए। तो शनि चालीसा रात को पढ़ लिया करे या सुना करे, और मंदिर शनि के जाया करे, पढ़ाई के लिए अच्छा हो, क्योंकि शनि पढ़ाई घर का मालक है। तो 2.5 साल तक मतलब ये उपाय कर ले दोनों, शनि चालीसा पढ़ना है रात को या सुनना है, और मंदिर जाना है। और इसके ऊपर देखो जी, जब क्योंकि बुध की जो दशा बड़ी स्थाई तक, ये अभी 2.5 साल की पड़ी है, तो बुध के लिए मैंने बोला था ये बुध कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह चाहे शाम को, पढ़ना है या सुनना है, चाहे दोनों टाइम पढ़ ले। और गणेश जी बुध के जो देवता हैं, गणेश जी का कोई ना कोई पाठ मंत्र जप कर लिया करे, ये भी 2.5 साल तक कर ले। अब देखो जी बुध की दशा जब 27 में ख़त्म होगी, उसी समय शनि की भी दशा खत्म होगी, तो इसके बाद इस लड़के के ऊपर आएगी दशा केतु ग्रह की। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये दशा इसकी
केतु की दशा 27 में चलेगी, ख़त्म होगी जाके 34 में। तो जब केतु की बड़ी दशा होगी, क्योंकि केतु का इसके ऊपर बड़ा असर होगा, तो केतु किसने 4 उपाय करने हैं केतु की दशा में। वो उपाय क्या क्या है? एक तो केतु कवच का पाठ पढ़ना है उस समय, अभी नहीं। केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है, दोनों पाठ पढ़ने हैं उस समय, या इनको सुनना है। और केतु का दान होता है, और दान तो मैं बोलूँगा चाहे अभी से शुरू करते करना, जो कि है कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। और केतु के देवता भी गणेश जी हैं, तो गणेश जी का भी पाठ जो अभी मैंने बोला है बुध के लिए, मतलब बुध गणेश जी का तो अभी से शुरू कर दे। ये बुध भी अच्छा करेगा, केतु भी अच्छा करेगा। तो 2 उपाय केतु के अभी शुरू कर दे, दो दान और गणेश जी का पाठ पूजा करना। बाकी इसके जो पाठ है वो पढ़ने हैं केतु की दशा में। अब राहु के लिए क्या करना है? राहु के 2 उपाय अभी शुरू करते, जिसमें से पहला राहु का उपाय है, ये राहु का भी दान किया करे, खासकर शनिवार को कर दिया करे। और राहु के देवता हैं गणेश शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना किया करे। शिव जी की पूजा उपासना से इसका जो चंद्रमा नीच का बैठा है वो भी सही हो जाएगा, मतलब दोनों ग्रहों को हैंडल कर लेगा शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी का मंत्र जाया करे, शिव जी का जो मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय वो कर ले, कभी शिव चालीसा पढ़ लिया, किसी न किसी प्रकार से शिव जी की पूजा उपासना करे। सबसे वैसे बेस्ट है शिव जी का मंत्र जाप करना सुबह के टाइम बैठ के, ओम नमः शिवाय। बाकी शिवलिंग पर जल चढ़ा सकता है, कच्ची लस्सी चढ़ा दे, ये चीज़ें कर ले। और सूर्य के उपाय करने, जब इसका विवाह करेंगे उस समय ये सूर्य को जल दे दे, सूर्य का दान करना। अभी सूर्य के उपाय रहने दे, और गुरु के उपाय रहने दे, शुक्र के उपाय भी अभी रहने दे। हाँ, क्योंकि ये जो मैंने पाठ बोले हैं, तीनों पाठ सभी ग्रह कवर कर देगा। नवग्रह कवच हो गया, नवग्रह चालीस, मतलब तीनों पाठ कब शुरू करने हैं ये तो मैं बोलूँगा, चाहे कल से शुरू कर दे, चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दे, चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर दे, तीनों पाठ। और भी वैसे देखो जी, नवग्रह को कई पाठ हैं, तो ऐसे पाठ जो हैं नवग्रहों के जो पाठ हैं, चाहे वो नवग्रह चालीसा है, कवच है, स्रोत है, वैसे ये तीनों बेस्ट है, नवग्रह कवच चालीसा। अब यहाँ पे मैं फोर्स नहीं करूँगा कि तीनों ही पढ़े, कम से कम एक तो जरूर पढ़े, क्योंकि अभी देखो मैंने इसके दूसरे ग्रहों के पाठ पूछे ज़्यादा नहीं बोले, तो इसलिए मैं बोलूँगा ये पाठ जरूर पढ़ा करें। तीनों पढ़ ले, चाहे तीनों में एक तो जरूर पढ़े, जिसमें से ज़्यादा बेस्ट ये नवग्रह कवच का पाठ है, ये जरूर पढ़े सुबह शाम। 5-6 मिनट का पाठ है, या पढ़ना है या सुनना है, साथ में नवग्रह चालीसा पढ़ ले तो अच्छी बात होगी। तो आपको समझ आ चुका होगा मैंने क्या समझाया है, कि ग्रह थोड़े से ख़राब ज़्यादा हैं, क्योंकि नीच के तो 4 ग्रह बैठे हैं भाई, 4। अभी सभी ग्रहों के अगर मैं उपाय बताऊँ, देखो उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, अलग से जो उपाय बताने जरूरी थे, जैसे शनि की दशा है उसके तो उपाय जरूरी हैं, वो अब मैंने बता दिया है, शनि चालीसा, शनि मंत्र। और बुध की दशा, उसके लिए बुध कवच का पाठ, बुध के देवता गणेश जी का मंत्र। और बाकी जब केतु की दशा आएगी उस समय केतु के पाठ पढ़ने हैं। तो कोशिश करे ये लड़का जन्मभूमि से दूर जाके भी काम करने की, जितना दूर जाएगा उतना इसको फ़ायदा होगा। हाँ, अगर ये धर्म का सहारा लेता है फिर तो देखो जी लाइफ में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ग्रह जैसे ख़राब ज़्यादा हैं तो आगे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानियाँ ये चीज़ें आएंगी लाइफ में इसके। तो इसको लड़के को जितना हो सकता है ये धर्म का सहारा ले, पाठ पूजा किया करे, जो भी घर के आसपास मंदिर है मंदिरों में जाता रहे, पाठ पूजा करे, खासकर शिव जी की पूजा उपासना करे जरूर। एक तो शिव जी की पूजा उपासना इसने करनी जरूर, उससे राहु चंद्रमा 2 ग्रह बड़े लेवल पे अच्छे हो जाएंगे। एक इसने करनी है हनुमान जी की पूजा उपासना, उससे इसके 3 ग्रह अच्छे होंगे, क्योंकि जो मंगल नीच का बैठा है इसके देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ जरूर पढ़ ले, वो भी आप लिख लो अभी, चाहे अभी शुरू कर दे चाहे बाद में कर लेगा। तो हनुमान जी से मंगल तो अच्छा होगा ही, शनि भी अच्छा होता है, राहु भी। इसके अलावा जैसे केतु की दशा में गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। रतन इसको देखो जी कोई धारण मत कराना, सिर्फ जो पाठ पूजा वही कराने हैं, रत्नों के चक्कर मत पड़ना कभी भी।